नमस्कार, कैसे आप सब लोग? सभी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर शासन चलाना क्या था। हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने ग्रामीण क्षेत्रों पर कैसे शासन चलाना शुरू किया। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी, अर्थात क्षेत्र विशेष की पूरी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार वहाँ से भू राजस्व और हर तरह के राजस्व एकत्रित करने लगे। उस समय मुख्यतः भू राजस्व ही होता था। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब जो ये भू राजस्व होता था इसका प्रभाव किसानों पर पड़ा। किसान इससे प्रभावित हुए और सबसे ज़्यादा जो उस समय थे आदिवासी किसान वो प्रभावित हुए, क्योंकि उनका केवल और केवल एक ही काम था, वो केवल कृषि करते थे। तो जब उन पर अंग्रेज़ों ने नीति अपनाई, उनका प्रभाव पड़ा तो वो आंदोलित हो गए। इस अध्याय में हम उन्हीं के आंदोलनों की कहानी पढ़ेंगे। तो अध्याय का नाम है आदिवासी। आदिवासी मतलब जो बहुत लंबे समय से उनसे पहले उनके पूर्वज, उससे पहले उनके पूर्वज ऐसे जंगल में रहते हैं, जंगल में रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, उनको आज के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी कहते हैं। इनको अगर वनवासी कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिकू क्या होता है? बाहर से आए हुए सभी व्यक्ति, जो आदिवासियों के लिए जो बाहर से आए लोग हैं उन सबको आदिवासी दिकू कहते थे। जो साहूकार थे, अंग्रेज थे या कोई भी जमींदार टाइप के लोग थे, उन सबको वह दिकू मानते थे। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, तो आदिवासियों के मन में एक ऐसे युग की कल्पना थी कि पहले जो आदिवासी लोग रहते थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। पूरे जंगल पर उनका अधिकार था, पूरी भूमि पर, पेड़ों पर, जल पर, जंगल के जितने भी सामान हैं सब पर उनका अधिकार था। लोग खेती करते थे और खुश रहते थे और किसी से कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। तो ऐसे ही युग की कल्पना आदिवासी करते थे, जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो चलो हम इस अध्याय में पढ़ते हैं, कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इस अध्याय को समझने का प्रयत्न करेंगे। और आज इस अध्याय में हम आपको एक ऐसे महान क्रांतिकारी की कहानी भी बताने वाले हैं जो वास्तव में जंगल में रहकर भी अपने समाज और अपने देश के लिए शहीद हो गए। शुरू करते हैं। रिक्त स्थान भरें। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को बर्बर और जंगली के रूप में वर्णित किया, क्योंकि अंग्रेज़ आदिवासियों को बिल्कुल असभ्य मानते थे। तो क्या आएगा? बर्बर और जंगली। ख, झूम खेती में बीज बोने के तरीक़े को कहा जाता है। तो झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिखेरना। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती का मतलब होता है, पहले क्या करते थे, वो जंगल काटते थे, जंगल काटकर वहाँ पर जो घास होती थी उसमें आग लगा देते थे, फिर वहाँ पर कृषि करते थे। और इस कृषि को फसल काटने के बाद किसी दूसरे स्थान पर फिर ऐसा ही करते थे, वहाँ से जंगल काटते थे, घास को आग लगा देते थे और वहाँ पर कृषि करते थे। और जब कृषि वहाँ से फसल पक जाती थी फिर ऐसे ही आगे चले जाते थे। इस क्रम को झूम खेती कहते हैं। ग प्रश्न है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिल गया। तो आदिवासी मुखियाओं को क्या स्वामित्व मिल गया? भूमि का स्वामित्व मिल गया। जो आदिवासी मुखिया थे उनको क्या हुआ? भूमि का स्वामित्व मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया? 1793 में अस्थाई भूमि बंदोबस्त लागू किया और 1822 में मालवाड़ी बंदोबस्त और उसके बाद रियायतवाड़ी बंदोबस्त, ऐसे बंदोबस्त किए जिसमें मालवाड़ी व्यवस्था में पूरे आसपास के गांवों का एक समूह होता था जिसको महल कहते थे, और उसका एक प्रमुख होता था, महल प्रमुख। उसको जिम्मेदारी दी जाती थी कि इस क्षेत्र से आपको इतना भू राजस्व एकत्रित करना है। कितना भू राजस्व एकत्रित करना है ये भी पहले से निर्धारित कर दिया जाता था, जिससे जो मुखिया होता था वह किसानों पर अत्याचार करता था और जितना अंग्रेज कहते थे उससे भी ज़्यादा भू राजस्व वसूल करता था, क्योंकि उसको अपना भी पेट भरना था। अब भूमि का स्वामित्व मुखियाओं को दे दिया तो वहाँ पर जमींदारी व्यवस्था शुरू हो गई। अगला है असम में क्या है? चाय बागान है। असम के चाय बागान और बिहार की कोयले की खान में काम करने के लिए आदिवासी जाते थे। तो इसमें आएगा चाय बागान, इसमें आएगा कोयले की खान। अब जब
उनकी ज़मीन उन से पूरा राजस्व नहीं दे पाते थे और अपने लिए खाने के लिए भी उनके पास नहीं बचता था, तो ऐसे में आदिवासी लोग भी कोयले की खानों जैसे स्थानों पर काम करने लगे। ये इसके उत्तर हैं, आप इनको देख लेंगे, भर लेंगे। अब इससे आगे बढ़ने के लिए हम एक क्रांतिकारी की कहानी पढ़ते हैं। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, आपको मज़ा आएगा, आप इसको पूरी ज़रूर सुने। बिरसा मुंडा कौन था, क्या था, कैसा था, क्या उसने किया, इस कहानी में हम सब कुछ देखने वाले हैं। बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ख्याति जग जाहिर थी। सिर्फ 25 साल के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 अगस्त 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उलीहातू गांव में। उनकी माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। आदिवासियों को अपने इलाकों में किसी भी प्रकार का दखल मंजूर नहीं था। यही कारण रहा है कि आदिवासी इलाके हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। अंग्रेज भी शुरू में वहाँ जा नहीं पाए थे, लेकिन तमाम षड्यंत्रों के बाद आखिर घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली जंग। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा, पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था। बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। अब बिरसा का नाम क्या कर दिया? बिरसा डेविड। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागृत किया तथा आदिवासियों की परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास किया। आदिवासियों के धरती पिता। अब जो बिरसा मुंडा है, आदिवासियों के लिए धरती पिता कैसे बन गए उसको देखते हैं। 1894 में बारिश न होने से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकल बीमारियों का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। उस समय जो आदिवासी थे उनमें चुड़ैल, भूत, प्रेत ऐसी बहुत सारी भावनाएं थी, जिनके खिलाफ जो है बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई और उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप इनसे बाहर निकलिए। अंग्रेज़ों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1882 में। अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के गांव, जहां वे सामूहिक खेती करते थे, जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की वसूली व्यवस्था लागू कर दी। ये बहुत भयानक थी, बड़ा अत्याचार करते थे जमींदार लोग राजस्व एकत्रित करने में। और फिर शुरू हुआ अंग्रेज़ों, जमींदार व महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इस शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूंकी बिरसा ने। अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए बिरसा ने उलगुलान, जल, जंगल, ज़मीन पर दावेदारी, उलगुलान का मतलब जल, जंगल और ज़मीन पर दावेदारी की अलग जगाई। एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या रखा? उलगुलान। 1895 में बिरसा ने अंग्रेज़ों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल ज़मीन की लड़ाई छेड़ी। यह सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि यह तो आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था।
बिरसा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। अबुआ दिसुम अबुआ राज। देखते ही देखते सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए इकट्ठा हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे और भ्रष्ट जमींदार व पूंजीवादी बिरसा के नाम से भी कांपने लगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेज़ों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, पर हर बार अंग्रेज़ सरकार ने मुँह की खाई। क्योंकि जो आदिवासी थे उनको जंगल का हर रास्ता पता था। वो अंग्रेज़ सैनिक जो आते थे उन पर वो अचानक हमला करते थे और जंगल में निकल जाते थे, जिससे अंग्रेज़ों को पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ और अंग्रेज़ बार बार हार जाते थे। अंतिम यात्रा। जिस बिरसा को अंग्रेज़ों की तोप और बंदूकों की ताकत नहीं पकड़ पाई, उसके बंदी होने का कारण अपने ही लोगों का धोखा बनी। जब अंग्रेज़ सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये की धनराशि के इनाम की घोषणा की, तो किसी अपने ही व्यक्ति ने बिरसा के ठिकाने का पता अंग्रेज़ों तक पहुंचाया। यहाँ भी अपना ही उनको ले डूबा। जनवरी 1900 में उलीहातू के नज़दीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेज़ सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज़ों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गए। अंत में बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को बिरसा ने रांची के कारागार में आखिरी सांस ली। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इतना अत्याचार किया कि जो बिरसा है उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। वैसे उनकी मृत्यु जो है हैजा के कारण बताई जाती है कि उनको हैजा हुआ, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का आगाज़ किया वह आदिवासियों को हमेशा प्रेरित करती रही है। हिंदी साहित्य की महान लेखिका व उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में बिरसा मुंडा के जीवन व आदिवासी स्वाभिमान के लिए उनके संघर्ष को मार्मिक रूप से लिखा है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल आज भी आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनकी मूर्ति भी लगी है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची में क्या क्या बनाया है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। बिरसा के जाने के इतने सालों बाद आज भी उनका संग्राम जारी है। यानी कि आज भी जो सपन था बिरसा का कि ऐसा राम राज्य आए कि जिससे जंगल के सारे लोग स्वतंत्र रहें, उन पर किसी का कोई दबाव न हो और वो केवल खेती करें और अपना जीवन अपने आप जिएं, ऐसा राज्य वो चाहते हैं। बहुत से आदिवासी संगठन हैं जो जंगल पर दावेदारी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर बिरसा का उलगुलान जारी रखा है। आज भी उलगुलान उन्होंने जारी रखा हुआ है। इन सभी के प्रेरणा स्रोत हैं बिरसा मुंडा। तो हमने बिरसा मुंडा की एक कहानी पढ़ी है कि कैसे बिरसा मुंडा ने अपने देश और समाज के लिए कार्य किया। प्रश्न 2 देखते हैं, सही और गलत बताइए। झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज बोते हैं। ये गलत है, क्योंकि झूम काश्तकार हैं वो ज़मीन की जुताई तो करते हैं लेकिन उसमें बीज रोपते नहीं, बीज बिखेरते हैं और बीज बिखेर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फसल अपने आप पैदा तैयार हो जाती थी और फसल बहुत अच्छी होती थी। चूँकि झूम खेती वहाँ पर उस स्थान पर करते थे जिस स्थान पर पहले केवल घास पत्तियाँ थी और उसको जला देते थे। वहाँ राख, जो कि उसमें पोटास होता है राख में, उस ज़मीन में मिल जाती थी, जिससे वहाँ खेती बहुत अच्छी होती थी। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको
5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे जो व्यापारी होते थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन, जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिरसा ने ऐसा किया था पूरे समाज को कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकले। अंग्रेजी आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। बिल्कुल गलत है, गलत है इसका उत्तर, चूँकि अंग्रेजी जो है आदिवासियों की जीवन पद्धति को असभ्य मानते थे और उसको वह नष्ट करना चाहते थे। प्रश्न 3, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? जो घुमंतू काश्तकार वही थे, आदिवासी में रहते थे, जो जंगल में रहते थे, उनकी क्या क्या समस्याएं थी? उत्तर देख लेते हैं। घुमंतू काश्तकारों के सामने समस्याएं, क्या क्या समस्याएं थी? नंबर 1, अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। दूसरा है, घुमंतू काश्तकार को, यहाँ पर आप पॉइंट डाल देंगे लिखते हुए, ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था। घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। वो झूम खेती ही करना चाहते थे। अंग्रेज़ों के प्रशासन के अनुसार जो उन्होंने नियम थे उसके अनुसार वो खेती करना नहीं चाहते थे। नंबर 3 पॉइंट देखेंगे, घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। उनको झूम खेती से ज़्यादा लाभ होता था, वो वैसी ही खेती करना चाहते थे। प्रश्न 4, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? चलो ये बदलाव देख लेते हैं, क्या क्या बदलाव आए। उत्तर, आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव। नंबर 1, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। नंबर 2, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था, अब अंग्रेज अधिकारियों को क्या होता था, नजराना देना पड़ता था, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी वह ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हुए। परंपरागत कार्यों को करने के लिए क्या हो गए, लाचार हो गए। प्रश्न 5, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? दीकू क्या था देखते हैं। आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दीकू कहते हैं। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण। नंबर 1, कौन कौन से कारण हैं? नंबर 1 देखते हैं। आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय व्यवस्था का कारण मानते थे। नंबर 2, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं। आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी है वो आज भी जो जंगल में गरीब लोग रहते हैं उनकी सेवा करने के बहाने वहाँ जाते हैं और धीरे धीरे उनका धर्म परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न 6, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? अब ये स्वर्ण युग क्या था, इस पर देख लेते हैं। बिरसा की नज़र में एक स्वर्ण युग। बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के संकल्प का आह्वान किया। बिरसा ऐसे युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। तो ऐसा बिरसा का एक स्वप्न था। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह अस्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। आखिरी प्रश्न है बस। प्रश्न 7, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें।
उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखे। वैसे तो ये अपने आप लिखनी है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, आप इस कहानी को लिख लेंगे। एक कहानी और है, ये छोटी सी कहानी है बस। जात्रा उरांव। किसकी कहानी है? जात्रा उरांव। जात्रा उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उसके नेतृत्व में 1914 से 1919 के बीच ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उसके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उनके अनुयायी जमींदारों की ज़मीन नहीं जोतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन महतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में गांधी जी के संपर्क में आए। तो ठीक है, ये जात्रा उरांव की एक कहानी थी, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इससे आगे नए अध्याय के साथ फिर और मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।